नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात दिल्ली में चल रहे किसानों के एहतजाज की। नए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज चारशंबे के रोज़ 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने शाम करीब 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर दर्शन पाल ने कहा कि हुकूमत कानूनों को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के सदर स्वराज सिंह ने कहा कि हम सड़क पर नहीं बैठे हैं, इंतज़ामिया ने बैरिकेड्स और जवान खड़े करके हमारा रास्ता रोका है और इसीलिए हम यहाँ रुके हैं। हमें ये जगह आर्जी जेल जैसी लगती है और हमें रोका जाना गिरफ्तारी की तरह है। हम जैसे ही यहाँ से छूटे तो सीधा दिल्ली जाएंगे। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल, जो मंगल के रोज़ किसानों को मनाने में नाकाम रहे थे, वो आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनके घर पर मिले। दोनों वज़रा ने मंगल को किसानों से हुई बातचीत का अपडेट अमित शाह को दिया। मंगल के रोज़ हुकूमत के साथ 35 किसान तंजीमों की 3 घंटे तक बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में हुकूमत की तरफ से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर सोम प्रकाश मौजूद रहे थे। मीटिंग में हुकूमत कानूनों का प्रेजेंटेशन दिखाकर फ़ायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर पुरअमन हल। किसानों ने ज़रई कानूनों को डेथ वारंट बताया। किसानों की तहरीक आज 7वें दिन पूरे आबोताब के साथ जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये तहरीक मजबूत होती जा रही है। रोज़ाना नई तंजीमें और नई शख्सियतें ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ जारी किसान तहरीक को हिमायत दे रही हैं, जिससे किसानों का हौसला काफ़ी बुलंद है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जो मोदी हुकूमत के लिए एक ज़बरदस्त झटका है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि अगर मोदी हुकूमत किसानों के मुतालबात को नहीं मानती तो दिल्ली NCR समेत पूरे मुल्क में सामानों की आमदोरफ्त और उसकी सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टर्स ये कदम उठाते हैं तो मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा लाजमी है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों की तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ऐसे में उनके मुतालबात को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे मुल्क में दही इलाके की तकरीबन 70% फैमिली ज़राअत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उन किसानों के मुतालबात को संजीदगी से लेना ज़रूरी है। साथ ही इस इदारे का कहना है कि किसानों की तहरीक की वजह से पूरा शुमाली हिंदुस्तान मुतासिर है। इसका असर ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों से जो खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि मुल्क का अन्नदाता सड़कों पर है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि किसानों की तहरीक और मुजाहरे की वजह से न सिर्फ फल और सब्ज़ी बल्कि उसके साथ ही दूध और दवा जैसी ज़रूरी अशिया भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है। इदारे का यह भी कहना है कि मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जल्द ही किसानों की हिमायत में क्या मुनासिब कदम उठाया जा सकते हैं, इस पर फैसला करेगा और ये भी हो सकता है कि दिल्ली NCR समेत पूरे शुमाली हिंद और फिर मुल्क में सामान की आमद और रफ्त पर रोक लगाने का फैसला भी लिया जाएगा। लिहाजा यह ज़रूरी है कि मरकज़ी हुकूमत किसानों की बातों को संजीदगी से लेते हुए इस इशू का हल जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर यह कहते हुए हमला किया है कि वो झूठ और झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर काम करती है, इसलिए किसान तहरीक को ख़त्म करने का कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, दोस्तों की आमदनी चौगनी और किसानों की आमदनी होगी निस्फ। झूठ, लूटमार, सूट बूट की सरकार। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें पुलिस किसानों पर आंसू गैस और लाठियां बरसा रही है और पानी की बौछारें करके और खारदार बैरिकेड लगाकर मुश्तिल किसानों को रोक रही है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हुकूमत का मकसद सिर्फ मुनाफिकत और झूठा प्रोपेगेंडा हो तो मिशन नाकाम हो ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी हुकूमत का मिशन शक्ति नाकाम हो गया। 1 माह बाद इस लड़की को जला देने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। जराइम बढ़ते जा रहे हैं। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने हुकूमत पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि एक तरफ किसानों के मुतालिबात पर कमेटी की तश्कील की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसान मुखालिफ तीनों कवानीन को दुरुस्त करार दे रहे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चाशुम्बी के रोज जारी एक बयान में हुकूमत को सियासी तौर पर बेईमान करार देते हुए कहा कि वो किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। ऐसा लगता है कि मुल्क में बीजेपी हुकूमत नहीं बल्कि कंपनी राज है। धरना, मुजाहिरा, एहतजाज और तहरीक ही इस हुकूमत का इलाज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सियासी लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ाने के बजाय तीनों खेती मुखालिफ कवानीन को ख़त्म करना चाहिए। तर्जुमा ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क का किसान करो या मरो तहरीक की राह पर है। किसान मजदूर की रूह करा रही है। मुल्क की मिट्टी किसान खेत खलियान के लिए इंसाफ मांग रही है। अन्नदाता अपना हक मांग रहा है और मोदी हुकूमत उन्हें जख्म देने में मस्त है। अधिकार है, यानी कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को है। फिर मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खेती का 25 लाख करोड़ का कारोबार सौंपने के लिए 3 काले कानून मोदी सरकार ने जबरन कंकरेंट लिस्ट में क्यों बनाए? देश के कृषि मंत्री किसानों को विशेष कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो एक आदमी की सरकार चला रहे हैं, मन की बात और वाराणसी के अंदर जाकर इन काले कानूनों को सही ठहराते हैं। अगर ये तीनों काले कानून सही हैं तो फिर मोदी सरकार और कृषि मंत्री किसानों से क्या बातचीत कर रही है? एक दूसरा पहलू और आपके समक्ष रखूंगा और वो ये है कि किसान विरोध के खलनायक मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी हैं। 73 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि पूर्व घोषित कार्यक्रम से शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जा रहे धरना देने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, सड़कों में खाइयां खुदवा दी गई, सड़कों पर कंटीले तार लगवा दिए गए, सड़कों पर वाटर कैनन और गंदे पानी से प्रहार किया गया, सारे रास्ते जाम कर दिए गए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, सरकार का काम सड़कें बनाना है या सड़कें खुदवाना है? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे कि उन्होंने किसानों के रास्ते, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे सारे रास्ते क्यों खुदवाए थे? क्योंकि विभाग के मंत्री तो वो खुद हैं। किसान रास्ता रोकने नहीं गए थे, किसान जाम लगाने भी नहीं गए थे, किसान तो शांतिप्रिय तरीके से धरने के लिए जा रहे थे। फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने चाशुम्बे के रोज
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स लॉन्च किए। इसके बाद योगी कई बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात करेंगे। योगी के इस दौरे को लेकर तनाज़ा भी शुरू हो गया है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी। योगी ने इसके जवाब में कहा कि हम कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मुंबई फिल्म सिटी यहीं रहेगी। यूपी में वहां के माहौल और ज़रूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है। वहीं योगी जिस होटल में ठहरे हैं वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उसके बाहर एक पोस्टर लगाया। इसमें आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उन्हें ठग कहा गया। मंगल की शाम इंडियन मर्चेंट ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में बोलते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र एक मैग्नेटिक स्टेट है। इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए आज भी महाराष्ट्र एक अट्रैक्टिव स्टेट है। रियासत से कोई भी इंडस्ट्री बाहर नहीं जाएगी। इसके उलट दूसरी रियासतों के इंडस्ट्रियलिस्ट भी महाराष्ट्र आएंगे। इधर शिवसेना एमपी संजय रावत ने पूछा कि क्या सीएम योगी दूसरी रियासतों में बनी फिल्म सिटी भी देखने जाएंगे। रावत ने कहा कि मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। साउथ इंडिया में भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वेस्ट बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या योगी जी इन जगहों पर जाकर कलाकारों से बात करेंगे या वो सिर्फ मुंबई में ही ऐसा करने वाले हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने योगी के होटल के बाहर लगाए पोस्टर में लिखा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। नाकाम रियासत की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के इंडस्ट्रीज को यूपी ले जाने के लिए आया है ठग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के बहादुर शहीदों के लवाहिकीन और मुहिमों और लड़ाइयों में लड़ते हुए माजूर हुए फौजियों की देखभाल को सभी शहरियों का इज्तिमाई फ़र्ज करार देते हुए लोगों से आर्म्ड फ्लैग डे फंड में बढ़ चढ़कर ताउन करने की अपील की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर साल 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले आर्म्ड फ्लैग डे से पहले अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को बहादुर शहीदों, बहादुर खवातीन और उनके लवाहिकीन के तई यौम एहतराम के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल पूरे दिसंबर माह को फौजी बोर्ड्स के ज़रिए से सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में गौरव माह के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि आज़ादी से लेकर आज तक मुल्क ने कई चैलेंजों का सामना किया है, चाहे वो मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए लड़ी गई लड़ाई में जीत हासिल करने की हो या सरहद पार से हो रही दहशतगर्दाना सरगर्मियों का सामना करने की। मुसल्लह अफवाज ने बहुत मुस्तैदी से सभी चैलेंजों का सामना किया। इस बहादुरी के दौरान हमारे मुतअद्दिद जवानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कई माजूर भी हुए हैं। कुंबे के सरबराह की मौत होने पर कुंबे पर जो गुजरती है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इन शहीदों, बहादुर खवातीन और बच्चों को जिन्हें वो पीछे छोड़ गए हैं या वो फौजी जो अपने मादरे वतन की हिफाजत करते हुए ज़ख्मी हुए हैं, उनके तई हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आश्रितों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे दिसंबर माह को केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा। आज़ादी से लेकर आज तक हमारा देश कई चुनौतियों का सामना करता आया है, चाहे वह भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करनी हो या सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बहुत मुस्तैदी से चुनौतियों का सामना किया है। इस पराक्रम के दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है और कई डिसेबल्ड भी हुए हैं। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके परिवार पर जो बीतती है उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उन शहीदों, वीर नारियों और बच्चों जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं या वो सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जख्मी हुए हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं को युवा बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनज़र हमें बड़ी संख्या में अपने सैन्य कर्मचारियों को
35 से 40 वर्ष की आयु में ही सेवा मुक्त करना पड़ता है। इसका अनुमान आप इस तरह लगा सकते हैं कि लगभग 15 लाख सैन्य कर्मियों के समक्ष सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की संख्या लगभग 32 लाख है तथा हर वर्ष लगभग 60,000 सैन्य कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए इन भूतपूर्व सैनिकों। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 6 करोड़ 43 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 14,90,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिकी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। इसी बीच हुकूमत ने कहा है कि वैक्सीन को जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो सबसे पहले वो हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। इसी बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ओहदेदारों से कहा है कि वो अगले हफ्ते से मुल्क में कोरोना की वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दें। पुतिन ने डिप्टी पीएम तातियाना गोलिकोवा से कहा कि इस पर सहमति बनाएं। आप अगले हफ्ते मुझे रिपोर्ट ना करें लेकिन मास वैक्सीनेशन शुरू करा दें। रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95% असरदार साबित हुई है। ये वैक्सीन गेमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार की है। रूस के लोगों को इसे फ्री में लगाया जाएगा। दूसरे मुल्कों के लिए इसकी कीमत 700 रुपये से कम होगी। यह कीमत दूसरी वैक्सीन के मुकाबले काफ़ी कम है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 95 लाख के करीब पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36,604 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मामलों की मजमूई तादाद 94,99,414 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 501 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही इस बीमारी से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,38,122 हो गई। चारशंबे की सुबह वजारत सेहत के जरिए जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब 4,28,644 केसेस एक्टिव रह गए हैं, यानी इतने मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि कोरोना वायरस से अब तक 89,32,647 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मुल्क में जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 93.94% हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,062 अफराद ने शिफायाबी हासिल की है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। ICMR के मुताबिक 1 दिसंबर को 10,96,651 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 14,24,45,949 टेस्ट किए जा चुके हैं। बॉलीवुड अदाकार और गुरदासपुर हल्के से रुकने पार्लियामेंट सनी देओल के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलात है। सनी देओल ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और फिलहाल बेहतर महसूस कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने उन लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में उनके राब्ते में आए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 565 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,70,883 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,462 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 925 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,60,155 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 9,266 है, जिनमें 7,219 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,562 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 616 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 55,51,620 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 106 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी। चीन के इस दावे पर CSIR ने कहा कि चीन का ये दावा एक घटिया इल्ज़ाम था। CSIR के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर पांडे ने कहा कि लैंसेट में इशात पर गौर करने के लिए एक चीनी मकाला पेश किया गया, जिसमें यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की इब्तिदा हुई।
CSIR ने कहा कि ये मुताला गलत तरीके से किया गया और वो अपनी तहकीकात में कहीं भी नहीं उतर सकते। बता दें कि एक चीनी साइंसदान ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान में पैदा हुआ था और ये हिंदुस्तान से ही दुनिया भर में फैला। इस दौरान चीन के इस झूठे दावे को बर्तानिया की ग्लैक्सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रॉबर्टसन ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी माहिरीन के दावे खोखले और हकीकत से कोसों दूर है। चीनी साइंसदानों ने बताया था कि हिंदुस्तान में पिछले साल मौसम गर्मा में कोरोना वायरस पैदा हुआ था। चीनी साइंसदानों का कहना था कि कोरोना पहले जानवरों में फैला और उसके बाद इंसानों तक पहुंचा। यह वायरस हिंदुस्तान से ही चीन के वुहान में पहुंचा था। चीनी साइंसदानों ने इस बारे में एक रिपोर्ट भी तैयार की है। बर्तानिया की ग्लैक्सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का पहला केस वुहान से पैदा हुआ और ये किसी से पोशीदा नहीं है। बर्तानिया ने कोरोना की अमेरिका की फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक कंपनियों के वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इन वैक्सीनों को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के साथ ही आम इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी गई है। इस तरह बर्तानिया दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाला मुल्क बन गया है। जल्द ही वहाँ इस वैक्सीन का आम इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। अदविया साज कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक ने गुज़िश्ता माह 10 नवंबर को दावा किया था कि उनकी तैयार करदा वैक्सीन बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 90% से ज़्यादा मौसर है। बरतानवी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत ने इंग्लैंड के अस्पतालों को हिदायत जारी की है कि आइंदा हफ्ते से कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले तिब्बी रज़ाकारों पर इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। बरतानवी हुकूमत ने पहले ही मस्कुरा कंपनी को 4 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है जो 2 करोड़ अफराद को लगाई जाएंगी। हर एक आदमी को मस्कुरा वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर मेडिकल स्टाफ और ओल्ड होम्स में रहने वाले उम्र रसीदा लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। बरतानिया के बाद उम्मीद की जाती है कि जल्द ही यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में भी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी जाएगी, जिसके बाद मुमकिना तौर पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त कुछ एशियाई ममालिक भी देंगे। बरतानिया की मायानाज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की मकबूल दवासाज कंपनी सिप्ला के चेयरमैन और हिंदुस्तानी साइंसदान डॉक्टर यूसुफ हमीद की खिदमात का एतराफ़ करते हुए शोबे केमिस्ट्री उनके नाम से मंसूब कर दिया है। यूसुफ हमीद सिप्ला के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का शोबे केमिस्ट्री साल 2050 तक उनके नाम से मंसूब रहेगा। डॉक्टर हमीद दुनिया में इस मशहूर तालीमी इदारे से फारिगुल तहसील है और अपनी यूनिवर्सिटी को ख़ास ताउन दिया है ताकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री का तालीमी और तहकीकी दोनों एतबार से दुनिया में अव्वलीन मकाम बरकरार रहे। डॉक्टर हमीद ने यूनिवर्सिटी में एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मकसद दुनिया के माहिर मुहक्किकीन और डॉक्टरेट के तुलबा को केमिस्ट्री की तरफ राग़िब करना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोबे केमिस्ट्री का नाम अब यूसुफ हमीद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कर दिया गया है। इस कामयाबी के बाद डॉक्टर यूसुफ हमीद ने कहा कि कैम्ब्रिज ने मेरी केमिस्ट्री की तालीम की बुनियाद फराहम की और मुझे ये दर्ज दिया कि ज़िंदगी को किस तरह गुजारा जाए और किस तरह माशरे की खिदमत अंजाम दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते मैं तुलबा की आइंदा नस्लों की खिदमत कर पा रहा हूँ और इसके लिए मैं ख़ुद को खुशकिस्मत तस्वुर करता हूँ। मैं इस अजीम तालीमी इदारे की हमेशा खिदमत की कोशिश करूँगा और इसके लिए सफ़े अव्वल में मौजूद रहूँगा। डॉक्टर हमीद गुज़िश्ता 66 सालों से लगातार बरतानिया की यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और शोबे केमिस्ट्री का ताउन करते रहे हैं। साल 2018 में उन्हें यूसुफ हमीद 1702 चेयर के नाम से पहचानी जाने वाली केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे कदीम एकेडमिक चेयर से नवाजा गया था। हमीद ने जब कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन और पीएचडी मुकम्मिल की थी उस वक्त ये चेयर उनके उस्ताद सुपरवाइज़र और नोबल इनाम याफ्ता एलेक्जेंडर टोड के पास थी। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदे दफ्तर के तर्जुमान ने कहा कि ईरान जोहरी माहदे के बारे में अपनी कौमी मफादात की बुनियाद पर फैसला करेगा और जब तक दूसरी जमातें उनके कलाम पर अमल नहीं करेंगी ईरान अपने वादों में कमी करता रहता है। अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने गुफ्तगू में कहा कि ईरान के दिफाई जोहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के क़त्ल का बदला सही वक्त और जगह पर लेगा। उन्होंने इसी तरह जोहरी माहदे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान ने जोहरी माहदे से अमरीकी इखराज के बाद उठाए गए इक़दामात का इनेकाद किया और जब तक दूसरे फ़रीक माहदे की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे
और उनके अल्फाज पर अमल करेंगे, तब तक ईरान से ये रुझान जारी रहेगा। याद रहे कि ईरानी पार्लियामेंट ने मंगल के रोज़ ईरान के खिलाफ पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने और ईरानी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक क़ानून मंजूर किया था। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद खलीबाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तेहरान कई सालों से जौहरी मुआहदे में अपने अल्फाज पर यकसुई के साथ अमल पैरा है और मगरबी जमातें इसके किसी वादे पर अमल नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने तमाम अल्फाज की तामील की है, लेकिन मगरिब ने उनके किसी वादे पर अमल नहीं किया। इसीलिए पार्लियामेंट ने वन वे सड़क को ख़त्म कर दिया। हालांकि इसके बावजूद क़ानून मगरिब को इसके कलाम पर अमल करने का मौका फराहम करता है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा वनडे में 13 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया की बैरूनी ज़मीन पर 7 हार के बाद ये पहली जीत है। इसी साल फरवरी में न्यूजीलैंड ने अपने घर में हिंदुस्तान को 3 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज़ के शुरुआती 2 वनडे में भी हार मिली थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को 3 वनडे की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी। कैनबरा वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 303 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 289 रन ही बना सकी। कप्तान एरन फिंच ने सबसे ज़्यादा 75 और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रनों की पारी खेली। फिंच की वनडे में ये 29वीं और मैक्सवेल की 22वीं 50 है। मैच में 76 बॉल पर 92 रन की पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पारी में उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके जड़े। वहीं साबिक ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने सीरीज के 3 वनडे में 72 की औसत से 216 रन बनाए। इसमें 2 सेंचुरीज भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया भले ही सीरीज हार चुकी हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने चारशंबे को खेले गए तीसरे वनडे में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। इस मामले में वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। सचिन ने 12,000 रन बनाने के लिए 309 मैच खेले थे। वहीं कोहली सचिन से 58 मैच पहले ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले कोहली ने सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। कोहली ने अब तक 251 वनडे में करीब 60 की औसत से 12,040 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में हिंदुस्तान को 13 रनों से हराया। कोहली मैच में 63 रन बनाकर आउट हुए। वो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका भी चूक गए। कोहली अगर मैच में एक सेंचुरी लगा देते तो वो ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के 71 इंटरनेशनल सेंचुरीज की बराबरी कर लेते। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। अगर कोहली इस मैच में एक सेंचुरी लगा देते तो वो वनडे में तेंदुलकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेते। तेंदुलकर ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 सेंचुरीज लगाई हैं, जबकि कोहली और रोहित शर्मा ने 8-8 सेंचुरीज लगाई हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज़ के साबिक क्रिकेटर डेसमंड हैंस का नाम है। उन्होंने 6 सेंचुरीज लगाई हैं। भोपाल गैस सालेहे की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरीन के जरिए सियाह रात को याद करने और अपनों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC जहरीली गैस से हज़ारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों आज भी जहरीली गैस के असरात से मौत और हयात के बीच जिंदगी की कश्मकश में जीने को मजबूर हैं। कोरोना कहर के सबब शहर में रात 8 बजे तक सब कुछ बंद कर देने का सरकारी अहकाम जारी है। इसलिए गैस मुतासरीन ने सुबह सादिक ही कैंडल जलाकर अपनों को खिराज अकीदत पेश किया। भोपाल गैस सालेहे को दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है। इस हादसे में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 15,273 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,72,474 लोग जहरीली गैस के मुज़िर असरात से मुतासिर हुए थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।